हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं आपको समझ में आता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इससे भी बहुत ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक इस चैनल को आप पहुंचाइए। तो आइए अब हम अपनी जो चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस उसमें आगे काम करते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने पिछली क्लासेस में रिलेशंस तक कर लिया था। आइए अब हम आगे जो है फंक्शन से शुरुआत करते हैं। फंक्शन क्या होता है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। फंक्शन तो हम फंक्शन को कहते हैं, फंक्शन को भी हम रिलेशन कहते हैं। आ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of set A is uniquely if every element of set A is uniquely related, uniquely mapped, uniquely associated to some element of set B। अब इस पूरी डेफिनेशन के लिए आप देखिए दो चीज़ें इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट आ रही हैं। पहली क्या चीज़ है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है। अगर सिर्फ रिलेशन होगा तो हमें फंक्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये रिलेशन तो है लेकिन इसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। वो दो एडिशनल चीज़ें क्या हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, और दूसरा क्या है, यूनिक एसोसिएशन टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिकली एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये दो चीज़ें एक साथ इसके अंदर आ रही हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक फंक्शन बोलेंगे। तो हम इस तरीके से लिखते हैं इसको, f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस तरीके से हम फंक्शन को लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जब हम एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कह रहे हैं तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, हमेशा इसका बन जाएगा सेट ए। डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ए। और ये बी क्या है, बी को हम कहते हैं कोडोमेन ऑफ एफ इज सेट बी। अब इसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रेंज क्या होती है, इस रेंज को हमें पता करना होता है। ये इस रेंज के अंदर केवल वही एलिमेंट आएंगे, सेट बी के अंदर से वो एलिमेंट आएंगे जो ए के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं। तो इस चीज़ को कैसे निकालते हैं ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे और आपको सिखाएंगे कि फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। डोमेन और कोडोमेन तो आप निकाल सकते हैं लेकिन कई बार क्या होता है, हमें डोमेन भी निकालना पड़ता है। वो डायरेक्टली सवाल से हमें पता नहीं लगता है कि डोमेन क्या है। तो ये चीज़ हम जो है अभी हम सीखेंगे। इसके भी पहले अब हम जो है कुछ जो स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सम स्पेशल फंक्शंस, सम स्पेशल फंक्शंस।
तो इसके अंदर जो पहला फंक्शन हो सकता है या हम डिस्कस करेंगे वो आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, f इज़ फ्रॉम r टू r, r से r में ये फंक्शन है, डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x, डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब जो x की वैल्यू है वही fx की वैल्यू होगी, या वही किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। अगर हम इसको ग्राफ अगर इसका हम बनाना चाहें तो किस तरीके से हम इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, इसको भी आप साइड में देख लीजिए। ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये आपका नंबर 1 2 3 इस तरीके से नंबर इसके जाते चले जाएंगे। 4 आगे आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा -1 -2 -3, इस तरीके से नंबर्स आ जाएंगे। ये आपका आ जाएगा 1 2 3 और आगे भी नंबर्स आपके आ जाएंगे -1 -2 -3 इस तरीके से। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो fx या y की वैल्यू भी 1 होगी। अगर x की वैल्यू 2 है, fx और fx की वैल्यू भी 2 होगी। x की वैल्यू 3 है तो 3 होगी। तो हमें क्या मिलेगा, ये एक इस तरीके से ओरिजिन से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस तरीके से हमें जो है ये फंक्शन मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी। तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइए अब हम दूसरे टाइप के फंक्शंस की बात करते हैं। हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं फंक्शंस, ये मैं लिख देता हूँ, पेज चेंज हो रहा है आपका। फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस आप समझ गए हैं। अब दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, f इज फ्रॉम r टू r। तो इसके अंदर भी डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो पहला सेट दिया होता है ये फंक्शंस के अंदर क्या होता है, डोमेन होता है। इसको हमने कैसे डिफाइन किया है, fx इज इक्वल टू c। अब ये c क्या है, c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है। c क्या है, एक कांस्टेंट है, मतलब एक नंबर है, एक रियल नंबर है। और x क्या है, x भी एक रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू r है। तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगर इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो बहुत आसान है, सिंपली आप x और y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ये आपकी x एक्सिस हो गई है, ये आपकी y एक्सिस हो गई है। तो इसमें कांस्टेंट फंक्शन कैसे होगा, कहीं पे भी इस तरीके से ये कांस्टेंट फंक्शन आपका हो जाएगा। तो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। आइए अब हम आगे दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फंक्शन एक है वो हमारा कौन सा फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये। तो आइए हम इस मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा आपका हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, आपको भी मालूम है कि मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, f फ्रॉम r टू r गिवन बाई fx इज इक्वल टू मॉड x। मॉड x का क्या मतलब हो गया, x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें रिज़ल्ट कैसा मिलेगा, नॉन नेगेटिव मिलेगा। x की वैल्यू अगर हम -2 रखेंगे तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी।
x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 0 मिलेगी हमें वैल्यू, और x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तब भी f(x) की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं मॉड x को, तो इस मॉड x को हम डिफाइन कर रहे हैं f(x) इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। तो ये आपकी पूरी क्या हो गई, मॉड x की डेफिनीशन हो गई। ये बेसिकली मॉड x की डेफिनीशन है, मॉड्यूलस की डेफिनीशन है। लोअर क्लासेस में हम इसी चीज़ को एब्सोल्यूट वैल्यू करके पढ़ा करते थे। तो f(x) की वैल्यू x आएगी, अगर x 0 से बड़ा है f(x) की वैल्यू -x आएगी। अब जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे मुझसे अक्सर ये पूछा करते हैं कि f(x) की वैल्यू -x क्यों हो जाएगी, -x से तो ये नेगेटिव हो गया, जबकि ये मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है, नॉन नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो आइए इसको भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू -2 है, x इज इक्वल टू -2 है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ -2 निकालना है। तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपको आंसर 2 मिलेगा। ये 2 आपको किस तरीके से मिल रहा है, इस पे आप ध्यान दीजिए। ये 2 आपको मिल रहा है माइनस टाइम्स -2। तो ये -2 आपका क्या है, ये -2 आपका x है, ये -2 आपका x है। तो अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो हमें आंसर माइनस टाइम्स दैट नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये -x भी आपका निगेटिव नहीं है, ये -x भी आपका क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, क्योंकि x पहले से नेगेटिव है, x पहले से नेगेटिव है। तो -x इस नेगेटिव को क्या कर रहा है, माइनस साइन इसको प्लस साइन में बदल दे रहा है। आइए इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप ड्रॉ करिए इसके लिए x एक्सिस और y एक्सिस। ये तो मेरी y एक्सिस ड्रॉ हो गई है, ये आपकी x एक्सिस भी ड्रॉ हो गई। अब इसके अंदर आप देखिएगा x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2, इधर लिख देता हूँ मैं -2 -3, ये आपका है -1। अब जब x की वैल्यू 1 रहेगी तो हमें 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये आ गया आपका डॉट, 2 होगा तो हमें इसकी वैल्यू 2 मिलेगी, 0 पे हमें 0 मिलेगा। तो इस तरीके से ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन इस तरीके से आगे जाएगी। अब देखिए अगर x की वैल्यू -1 है तो f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे भी जो है और -2 है तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो इस तरीके से 45 डिग्री पे हमें एक और लाइन मिलेगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू mod x। तो ये आपका क्या हो गया, mod x का ग्राफ हो गया।